नमस्कार। आपके साथ हूं मैं लवीना राज। और आज मैं आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करने जा रही हूँ, प्रोस्टेट कैंसर। जो हो सकता है इससे पहले आपने सुना कई बार हो, लेकिन उसको लेकर जो अवेयरनेस है वो शायद उतनी अभी भी नहीं है जितनी हमारी सोसाइटी में होनी चाहिए। इसी पर आज मेरे साथ बात करने के लिए जुड़ रहे हैं मेरे साथ लखनऊ से अभिषेक कुमार सिंह। डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह डायरेक्टर है मेडिकल एंड इमेटो ऑन्कोलॉजी लखनऊ से। सर, बहुत स्वागत है आपका। Thank you. Thank you so much. And it's अभिषेक a good जी, initiative that you have started something to educate people. So that's the good initiative. एंड उसमें आपकी बहुत जरूरत आज हमें होगी। आप अपने एक्सपीरियंस से आज बता पाएंगे जो दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर, सबसे पहले क्योंकि मैं इसी के साथ शुरुआत करना चाह रही हूँ, इसकी बेसिक जानकारी मैं चाहती हूँ। आप बड़ी ही सरल भाषा में जो लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें बताइए कि जो प्रोस्टेट कैंसर है वो आखिर है क्या। मतलब इसको अगर मैं भी आपसे सरल भाषा में समझना चाहूँ तो। तो प्रोस्टेट एक तरह की ग्रंथि है जो कि हमारे ब्लैडर नेक के पास होती है। तो मेल्स के अंदर जो यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, उसके हम्म। नेक के पास में एक वॉलनट शेप का ये ग्रंथि होता है, जिसका जो जो मेन फंक्शन है वो ये हम्म। है कि वो एक तरल पदार्थ बनाता है जो कि ओके। जो स्पर्म के साथ में मिक्स करके और सीमेन बनाते हैं। एंड स्पर्म के फ्लो के लिए वो ज्यादा जरूरी होता है। प्लस इसका और भी काम ये है कि ये चूंकि वो ब्लैडर नेक के पास है जहां से यूरेथ्रा शुरू होता है, पेशाब की नली शुरू होती है, तो उसको भी स्टेबलाइज करने का काम करता है। तो ये हमारे प्रोस्टेट ग्रंथि हो गई। हम्म। हर एक मेल के अंदर, हर एक मर्द के अंदर ये जो ग्रंथि है वो 60 साल के बाद उम्र में, जब किसी की उम्र 60 साल से ऊपर होती है तो इस हम्म। ग्रंथि का बढ़ना तय है, वो बढ़ता है, साइज उसका ओके। इंक्रीज होता है। मतलब लेकिन सब में ही होगा। सब में ही हम्म। होता है। बट ओके। प्रॉब्लम, अच्छी बात यह है कि 80 से 85% जो ये ग्रोथ है वो हम्म। नॉर्मल बिनाइन होता है, उसमें कैंसर नहीं ओके। होता। कुछ हम्म। 10 से 15% ही ऐसे ग्रोथ हैं जिसके अंदर कुछ कैंसरस चेंजेस हो जाते हैं और उसको प्रोस्टेट कैंसर बोलते हैं। तो अच्छी ओके। बात यह है कि बढ़ता सब में है, बट हम्म। सब में कैंसर नहीं होता। गॉट दैट। अच्छा, अब और अगर मैं आपसे ये समझूं, क्योंकि आप इसको बेहतर बता पाएंगे, ये जो प्रोस्टेट कैंसर जिसके आज हम बात कर रहे हैं, क्या ये बहुत अब आम हो चुका है? क्या लोग इसको समझ रहे हैं क्या? या मतलब इसको आप कैसे समझाएंगे? मतलब हर दूसरे तीसरे आदमी में ये मिल रहा है क्या? सो अगर मैं प्रोस्टेट कैंसर के डेटा के बारे में बताऊं तो ये इट इज मोर कॉमन कैंसर इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। इट इज ओके। हमारे देश में उतना कॉमन नहीं था पहले। मे हम्म। बी इसकी वजह ये थी कि पहले इतना हम्म। स्क्रीनिंग नहीं होता था। हम्म। वेस्टर्न वर्ल्ड में, अमेरिका में और बाकी पश्चिमी देशों में इसका हम्म। इंसिडेंस ज्यादा मिलता है। ओके। ओवरऑल एक डेटा है जो ग्लोबोकॉन, एक डेटा जो रिसर्च करती है, ये बताती है कि कोई कैंसर कितना उसका परसेंटेज है। उसके हम्म। हिसाब से अगर हम बताएं तो ग्लोबोकॉन 2020 के डेटा के हिसाब से 1.4 मिलियन न्यू केसेस आर बीइंग डायग्नोज्ड एवरी आपको लग ईयर। रहा है बहुत ज्यादा है? नो, बट इट इज वर्ल्ड वाइड, आई एम टॉकिंग अबाउट हाँ, वर्ल्ड वाइड। but then again, इंडिया हाँ। में इंडिया में हम्म। अच्छी बात यह है कि हम्म। एक तो उतना कॉमन नहीं है, दूसरा हम्म। अगर ये डायग्नोज होता भी है तो हम्म। इवन इन द एडवांस स्टेजेस इसमें अच्छे रिजल्ट्स हैं, पेशेंट्स को अच्छे बेनिफिट मिल जाते हैं। दैट इज अ गुड न्यूज एक्चुअली। हम्म। हाँ, उतना कैन कॉमन नहीं बी। है, बट यस, इंडिया में उतना कॉमन नहीं है कंपेयर टू वेस्टर्न वर्ल्ड, हम्म। जहाँ पे पाश्चात्य देशों में बहुत ज्यादा कॉमन है। एक और हम्म। डेटा अगर बताऊं तो एक इंडिया का अगर डेटा बताऊं तो थ्री हम्म। परसेंट ऑफ ऑल कैंसर, जितने भी कैंसर होते हैं उसमें हम्म। से 3% प्रोस्टेट कैंसर का इंसिडेंस हमारे देश में पाया जाता है। 3% का? यस। ओके। अच्छा, अब मैं आपसे ये समझूं, अगर क्योंकि आपने वर्ल्ड वाइड तो देखो, जो आपने डेटा बताया वो तो बड़ा खतरनाक है, लेकिन लकीली इंडिया में अभी इतना वो नहीं है। लेकिन अगेन लोग अवेयर हो रहे हैं, लोगों को पता भी चल रहा है। इसके रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं? आप थोड़ा सा ये समझा पाएंगे? मतलब कैसे पता चलेगा, या कुछ ऐसे लोग जिनको आप बता सकें कि ऐसे आपको सावधान रहने की जरूरत है? तो बेसिकली देयर आर टू रिस्क फैक्टर एंड हम्म। बोथ ऑफ देम आर अनअवॉइडेबल। ओके। पहला रिस्क फैक्टर है मेल मेल होना। तो भाई मेल में प्रोस्टेट कैंसर होता है और वो ओके। होगा ही, वो चेंज नहीं कर सकते। हाँ। दूसरा, एजिंग एजिंग को भी आप स्टॉप नहीं कर सकते। हम्म। सो डिजीज ऑफ एजिंग, उम्र जब हम्म। बढ़ती है, ये बुढ़ापे का एक बीमारी है हम्म। बेसिकली। तो ये ओके। दो रिस्क फैक्टर्स हैं जिनको आप मॉडिफाई नहीं कर सकते। उसके हम्म। अलावा अलावा कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स भी हैं, जैसे कि स्मोकिंग, अल्कोहल और हम्म। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है। उससे आज के टाइम में ये कैंसर का रिस्क बढ़ता जा रहा है। राइट। ओके। एक और बहुत कॉमन बात होती है, अगर किसी के फैमिली में फैमिली हिस्ट्री है, लाइक हम्म। ओवेरियन कैंसर है या ब्रेस्ट कैंसर है या कोलोन कैंसर है, हम्म। या फिर किसी को प्रोस्टेट कैंसर फैमिली में है, तो हम्म। उन लोगों में, उस फैमिलीज में आगे चल के प्रोस्टेट कैंसर होने का रिस्क भी
थोड़ा ज्यादा कंपेयर टू बाकी नॉर्मल लोगों से ज्यादा देखने को मिलता है। हम्म। तो दीज आर द रिस्क फैक्टर्स, जिसमें ओके। से कुछ मॉडिफाइबल है, कुछ मॉडिफाइबल नहीं है। मॉडिफाइबल हम्म। का मतलब मैंने बताया आपको कि स्मोकिंग अगर लोग बंद करें तो उसका इंसिडेंस कम हो सकता है। अल्कोहल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जंक फूड हम जो खा रहे हैं वो अगर हम ओके। अवॉइड करें तो कुछ चीजों को हम अवॉइड कर सकते हैं डेफिनेटली। अच्छा, एज इसमें कितना बड़ा रोल निभाती है? क्योंकि आपने कहा कि एक एज के बाद मान लीजिए ज्यादा उम्र में अगर ये लोगों को हो रहा है, क्या ये भी चांसेस होते हैं कि आपको मतलब जिस उम्र में यूजुअली लोगों को हो रहा है उससे कम भी हो जाए, मतलब ऐसा भी हो रहा है? हाँ, सो यूजुअली अमूमन जो है वो 60 के बाद होता है। ओके। लेकिन अगर किसी की फैमिली हिस्ट्री है, हम्म। उनके उनकी फैमिली में अगर किसी को हो रहा है तो हम्म। यंगर एज में भी ये देखा जाता है। हम्म। ओके। अच्छा, अब इसमें लाइफस्टाइल जो है वो कितना बड़ा रोल प्ले कर रही है? क्योंकि आपने कहा कि स्मोकिंग हो सकता है कई लोग कर रहे हो, उनको छोड़ दे तो फिर आपको ये ना हो, या जंक फूड अगर आप खा रहे हैं, तो लाइफस्टाइल को लेकर आप कुछ समझा पाएंगे? क्योंकि हर कोई बिजी है, काम कर रहा है, तो वो उसमें बैलेंस करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। उसके लिए आप इफ यू कैन सजेस्ट समथिंग। सो अपने स्वास्थ्य के लिए मुझे लगता है कि हम्म। सबसे बड़ा धन अगर कोई अर्जित कर सकता है अपनी लाइफ में, वो स्वास्थ्य है। अगर हम्म। स्वास्थ्य के लिए हम अपने हेल्थ के लिए अगर दिन में 1 घंटा नहीं निकाल सकते, हम्म। तो शायद ये एक सोचने का विषय है। एक हम्म। घंटा आपको निकालना है, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, कुछ आप वॉक पे जाइए, जो भी आपको एक्टिविटीज पसंद है, कोई हम्म। स्पोर्ट्स एक्टिविटी पसंद है, आप उसमें भाग लीजिए। आप घर की चीजें खाइए, बाहर चीजें, जंक फूड और ये सब चीजों को हम्म। अवॉइड करिए। अल्कोहल का और स्मोकिंग का बहुत ही कॉमन एसोसिएशन इस ओके। कैंसर में देखा गया है। हम्म। अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है तो देर इज रिस्क ऑफ कैंसर बी, उस हम्म। पर्सन को कैंसर होने का रिस्क 8% है। और कोई अगर अल्कोहल और स्मोकिंग दोनों साथ में करता है तो कैंसर होने का रिस्क 12 to 14% है। सो ये एक चिंता का विषय है, एक करेक्टेबल चीज है जो कि हम लोग अवॉइड कर सकते हैं और हम लोग नहीं कर पा रहे हैं। सो आई थिंक दिस इज द राइट। थिंग व्हिच वी शुड। फिर उसके अलावा कुछ रेड मीट और प्रोसेस्ड मीट्स जो हैं उसको अगर हम अवॉइड करें तो कुछ कुछ कैंसर से बचा जा सकता है। उसमें ओके। प्रोस्टेट कैंसर भी एक है, कोलॉन हम्म। कैंसर एक बहुत कॉमन हम्म। एसोसिएशन रेड मीट और प्रोस्टेट मीट के साथ में हम्म। देखा गया है। तो ये कुछ ओके। लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, अगर हम कर पाए तो शायद कुछ इंसिडेंसेस हम कम कर सकते हैं। डेफिनेटली, और मुझे पूरा यकीन है जो आप बता रहे हैं वो लोगों को बहुत हेल्प करने वाला है, क्योंकि इसको लेकर अवेयरनेस धीरे धीरे अब लोगों में बढ़ रही है, और आपको सुनने के बाद और ज्यादा बढ़ने वाली है, मुझे ये उम्मीद है। अच्छा, मैं आपसे समझना चाहती हूँ, क्योंकि आपने कहा कि कई बार ये रिस्क भी होता है कि आपके फैमिली में अगर किसी को रहा है तो आपको उसमें हो सकता है। तो मुझे बताइए कि मान लीजिए कि किसी के फादर को रहा हो, तो क्या उसको खुद का टेस्ट कराना चाहिए, या फिर उसको आने वाले समय के लिए वेट करना चाहिए कि भाई उम्र वहां तक पहुंच जाएगी तब हम देखेंगे, या वो करा लेना चाहिए? इसको लेकर अगर आपको सजेस्ट कर पाए। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज के बारे में मैं बात कर रहा था, हम्म। पश्चिमी देशों में, हम्म। वहां पे ये स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल में आता है। अगर कोई किसी की उम्र 50 साल से ऊपर है तो हम्म। साल में एक बार उनको पीएसए, एक सिंपल ब्लड टेस्ट होता है जिसको हम लोग ओके। बोलते हैं पीएसए, हम्म। प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन टेस्ट, और हम्म। एक डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन जो ओके। रेक्टल के रास्ते से एक बार कोई ट्रेंड जो फिजिशियन होते हैं वो उसको एग्जामिन करते हैं कि प्रोस्टेट का साइज या कुछ उसकी इरेगुलरिटी को फील करते हैं। सो ओके। दैट इज देयर स्क्रीनिंग प्रोग्राम में, वो ऑलरेडी इनरोल्ड है, ऑलरेडी वो हम्म। रिकमेंडेड है उनके गाइडलाइंस के हिसाब से। हम्म। क्योंकि इंडिया में अभी उतना कॉमन नहीं देखा गया है, नहीं। तो अभी हमारे कुछ स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स नहीं है। बट ओके। यूजुअली व्हाट वी रिकमेंड इज कि एनीबडी हु इज ऑफ एज 50 प्लस, दे हम्म। शुड फॉर पीएसए टेस्टिंग एंड एट ओके। लीस्ट वंस अल्ट्रासोनोग्राफी एंड डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन बाय क्लिनिशियन। तो ये हम्म। चीजें करनी चाहिए। किसी को अगर पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो हम्म। उनको 50 ईयर्स का वेट नहीं करना है, दे शुड स्टार्ट पहले का। स्क्रीनिंग बिफोर दैट। सो ऑलमोस्ट फोर्टी ओके। 45 ईयर्स की एज में ही दे शुड बी मतलब स्क्रीनिंग का प्रोसेस शुरू करना चाहिए। सर, आपने भी देखा होगा, और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपने आसपास ऐसे लोगों को जानते होंगे, जब तक कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होती वो डॉक्टर के पास नहीं जाते। फुल बॉडी चेकअप अब धीरे धीरे सोसाइटी में आम हो रहा है, लोग करा रहे हैं। इनफैक्ट अब तो लोग अपने पेरेंट्स का भी कराते हैं, लेकिन अभी भी उतना आम नहीं है। तो इसीलिए मैं आपसे समझना चाह रही हूँ, जब हम प्रोस्टेट कैंसर की बात करें तो कुछ ऐसे शुरुआती लक्षण हो सकते हैं क्या, कि अगर वो फील हो रहे हैं तो फिर एक अलार्मिंग सिचुएशन हो सकती है कि अब आपको सावधान हो जाना चाहिए? सो अनफॉर्चुनेटली जो अर्ली प्रोस्टेट कैंसर है हम्म। उसमें कोई सिम्टम्स बहुत कॉमनली नहीं मिलते हैं, दैट इज वन हम्म। अनफॉर्चुनेट थिंग। बट हाँ। अगर बहुत कोई अगर अपने कॉन्शियस है तो कुछ हम्म। कुछ सिम्टम्स हैं जो कि अर्ली वार्निंग साइंस के रूप में आप अपने दर्शकों को मैं बताना चाहूंगा कि
जैसे कि कोई किसी को यूरिन पास करने में दिक्कत आ रही है, रात में ज्यादा पेशाब करने जाना पड़ रहा है, बार बार जाना पड़ रहा है, हाँ। और शुगर नहीं है उनको, हम्म। या शुगर है भी तो शुगर कंट्रोल है लेकिन बार बार उनको नाइट में यूरिनेशन के लिए जाना पड़ रहा है, ओके। एंड दे आर हैविंग डिफिकल्टी इन पासिंग द यूरिन, और दे आर हैविंग द वीक स्ट्रीम ऑफ यूरिन, मतलब कि जो पेशाब की धार है वो अच्छी हम्म। नहीं हो रही है मेल्स में, हम्म। या फिर किसी को ब्लड अगर आ रहा है यूरिन के अंदर या सीमेन के अंदर, हम्म। उनको भी इसके बारे में सतर्क रहना चाहिए। दैट कैन बी अ साइन कि आपको इवैल्यूएशन की जरूरत है। अगर किसी को बार बार यूरिनेशन है, स्पेशली हम्म। एट नाइट, दे आर द साइंस। एडवांस स्टेज में अगर बीमारी पहुंच गई तो हम्म। डिस्टेंट मेटास्टेसिस अगर किसी को है, किसी को बोन में मान लीजिए डिजीज पहुंच गई, ऐसा हम्म। बहुत कॉमनली होता है कि ओके। हमारे देश में लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से 60% जो कैंसर पेशेंट हैं वो हम्म। लेट स्टेज में पहुंचते हैं। तो हम्म। उन कुछ बैक पेन हो रहा है, किसी ने उनको ऑर्थोपेडिक सर्जन ने देखा और देखा कि भाई इसमें कुछ एमआरआई में हम्म। उनको कुछ गांठ दिख रही है वहां पे, हम्म। उन्होंने फिर जांच पड़ताल आगे करी तो पता लगा कि एक प्रोस्टेट का कैंसर है और जो ओके। कि हाँ। लिवर राइट। में पहुंच गया है। तो किसी हम्म। किसी को बोन पेन होना, या कहीं मान हम्म। लीजिए पेट के अंदर और जगह पहुंच गया हम्म। तो भूख कम लगना या पेट में दर्द होना, ये हम्म। सब सिम्टम्स एडवांस स्टेजेस में जनरली देखने को मिलते हैं। टू ओके। समराइज, शुरुआती दौर में लक्षण नहीं होते हैं, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, बार बार यूरिन जाना, धार कम होना पेशाब हम्म। का, पेशाब में या ब्लड सीमन में ब्लड हम्म। आना, ये सब अर्ली ओके। वार्निंग साइंस के रूप में देखे जा सकते हैं। अच्छा, अब क्योंकि आपने लक्षण भी बता दिए कि अगर ऐसा हो तो आपको अब सावधान हो जाने की जरूरत है। अच्छा, इसके इलाज की भी मैं आपसे अब और समझना चाहती हूँ अच्छे से। पहले तो आप मुझे यही समझाइए, जो प्रोस्टेट कैंसर है, क्या वो पूरी तरह से खत्म किया जा सकता है क्या? मतलब किसी में हो गया तो क्या चांसेस हैं कि अब खत्म हो जाएगा कैंसर? अगर प्रोस्टेट के कैंसर जो है अगर हम्म। शुरुआती दौर में पता लग गए, हम्म। शुरुआती दौर का मतलब मेरा ये है कि इफ इट इज लिमिटेड टू प्रोस्टेट ओनली, इट हैज नॉट स्प्रेड ओके। टू एनीवेयर एल्स इन द बॉडी, हम्म। सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर ही अगर डिजीज है तो उसको हम्म। पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है, उसको हम्म। क्योर किया जा सकता है। हम्म। और अच्छी बात यह है कि हम्म। जो मैंने सिम्टम्स अभी बता रहा था मैं, तो उसमें हम्म। सारे सिम्टम्स कॉमन, जो 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 ज्यादा कॉमन एटियोलॉजी है जो कि नॉन कैंसरस है, जिसको हम लोग बीपीएच बोलते हैं, बिनाइन राइट। प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया, हम्म। वो भी सिम्टम्स वैसे ही आते हैं, लेकिन अगर इवेल्युएशन से पता लगा कि कैंसरस नहीं है तो उसमें सिर्फ एक गोली से ही पेशेंट को ठीक रखा जा सकता है। जिसको ओके। कैंसर हो गया और हम्म। कैंसर जो है वो सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर लिमिटेड है, तो उसको सर्जरी के द्वारा या फिर रेडिएशन के द्वारा पूरी तरह से क्योर किया जा सकता है। इवन इफ इट ओके। इज, अगर ये शरीर में कहीं और भी स्प्रेड हो गया है तो अच्छी बात ये है प्रोस्टेट के अंदर कि इट इज अ काइंड ऑफ स्लो ग्रोइंग ट्यूमर होता है, ये धीरे धीरे बढ़ने वाला कैंसर है। इवन स्टेज 4 में भी दवाइयों की मदद से इसको बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सो ओके। दैट इज द गुड पार्ट ऑफ दिस डिजीज पर से, इफ आई हैव टू टेल यू। और हम्म। बाकी ये तो मतलब क्योरेबल है इफ इट इज लिमिटेड टू द प्रोस्टेट। ओके डॉक्टर अभिषेक, क्योंकि जब हम कैंसर के लिए सुनते हैं या ट्यूमर के लिए, इससे पहले हमने सुना है तो हमने कई सारी इलाज का, अगर प्रोसेस की बात की जाए तो हमने कीमोथेरेपीज के बारे में सुना है। अगर हम प्रोस्टेट कैंसर का इलाज अगर आपसे मैं समझना चाहूँ तो वो प्रोसेस क्या होता है, मतलब कैसे किया जाता है? सबसे पहली चीज तो हम लोग जैसे कि किसी को अगर सस्पेक्ट कर रहे हैं कि प्रोस्टेट हम्म। कैंसर है, तो उसमें हाँ। हम लोग सबसे पहला टेस्ट कराते हैं जो पीएसए मैंने बताया, वो एक ब्लड का हम्म। टेस्ट होता है। ओके। उसके बाद से उसको हम लोग एग्जामिन करते हैं कि अगर कुछ हम्म। इरेगुलरिटी है तो उसमें हम लोग हाँ। बायोप्सी का प्लान करते हैं। बट हम्म। बिफोर बायोप्सी वी डू अ एमआरआई। एमआरआई करके ये देखते हैं कि डिजीज का हम्म। फैलाव कैसा है, एंड देन ओके। वी डू अ बायोप्सी। बायोप्सी इज वेरी इंपॉर्टेंट टेस्ट, जो कि मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सब लोग को और बाकी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि हम्म। प्रोस्टेट, कोई भी बायोप्सी का नाम आते ही लोग डर जाते हैं, वो कहते हैं कि हम्म। भाई बायोप्सी होगा तो बीमारी हमारी फैल जाएगी, राइट। जैसे ही कोई हम्म। चाकू लगेगा, कोई छुरी लगेगी तो हमारी बीमारी फैल फैल जाने वाली है। ये हम्म। बहुत बड़ी भ्रांति है जो कि हम सबको अवेयर करके ही हटा पाएंगे। ओके। पहला टेस्ट है, हम लोग करते हैं बायोप्सी। बायोप्सी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, प्रोस्टेट के दो लोब्स होते हैं, दोनों लोब्स में से हमको छह छह कोर लेने होते हैं, छह हम्म। कोर राइट से, छह कोर लेफ्ट से। और हम्म। उसके आधार पे प्रोस्टेट की बायोप्सी में एक स्कोरिंग बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं ग्लीसन स्कोरिंग। वो ओके। ग्लीसन स्कोरिंग उसका ग्रेड बताता है कि कितना हम्म। एग्रेसिव है, कितना इसका फैलाव हो सकता है। एंड देन हम्म। वी डू सम स्पेशल टेस्ट कॉल्ड पेट सीटी स्कैन। और जो ओके। प्रोस्टेट कैंसर के अंदर हम लोग टेस्ट करते हैं पेट स्कैन, उसको हम हम्म। लोग बोलते हैं पीएसएमए पेट स्कैन। वो प्रोस्टेट स्पेसिफिक मेम्ब्रेन एंटीजन को आइडेंटिफाई करता है, एंड इट हम्म। बी वेरी स्पेसिफिक एंड इट टेल अस ओके। कि क्या इसका स्टेज है। हम्म। अगर फॉर्चुनेटली
प्रोस्टेट कैंसर इज लिमिटेड ओनली टू द प्रोस्टेट, सिर्फ प्रोस्टेट के अंदर है, कहीं और हम्म। नहीं गया है। तो जैसा हम्म। मैं पहले ही बता रहा था कि उसको सर्जरी करके पूरी तरह से निकाल सकते हैं। ओके। कोई सर्जरी नहीं कराना चाहता है, उसमें हम्म। हम लोग रेडिएशन दे करके भी उसको पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। ओके। अगर अनफॉर्चुनेटली डिजीज कहीं और स्प्रेड हो गई है, तो जो प्रोस्टेट कैंसर है उसको हम लोग स्टेज 4 का नाम देते हैं। एंड हम्म। वो स्टेज 4 में भी उसको हम लोग एक हार्मोन थेरेपी से बहुत अच्छे तरीके से उसको कंट्रोल कर सकते हैं। वो हार्मोन थेरेपी हम्म। किसी किसी पेशेंट में मंथली इंजेक्शन के रूप में लगाते हम्म। हैं, किसी किसी पेशेंट में 3 मंथली लगाते हैं। और ये हार्मोन थेरेपी बहुत अच्छे से डिजीज को कंट्रोल कर पाता है। कुछ हम्म। पेशेंट्स में हमें इसके साथ में एक टैबलेट भी खिलानी पड़ती है, जिसको हम लोग अच्छा। एंड्रोजन रिसेप्टर इनहिबिटर बोलते हैं। वो हम हम्म। लोग उसमें देते हैं एक टैबलेट के रूप में। कुछ हम्म। कुछ पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें हम लोग को कीमोथेरेपी देने की भी आवश्यकता होती है। सो हम्म। इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन द स्टेज, द ग्रेड एंड द पेशेंट फिटनेस एंड द कंडीशन पे। डिजीज का हम्म। स्प्रेड। ओके। अच्छा, अब क्योंकि हम इसके इलाज की बात कर रहे हैं, एक ना टर्म हमेशा से सुना जाता है, एक्टिव सर्विलांस। इसका मतलब आप समझा पाएंगे, इसका मतलब क्या होता है? सो ये बहुत ही स्पेसिफिक होता है प्रोस्टेट कैंसर के लिए स्पेशली। हम्म। जिस पेशेंट को डिजीज इज लिमिटेड, ओनली लिमिटेड टू द प्रोस्टेट, एंड उसका जो ग्लीसन स्कोर आया, उसका ग्रेड ग्रुप लो रिस्क में आया, तो ओके। उन पेशेंट में तुरंत से ट्रीटमेंट शुरू करने की बजाय हम लोग हम्म। उसको फॉलोअप में रखते हैं। हम्म। और उसको हम लोग नाम देते हैं एक्टिव सर्विलांस। एक्टिव एक्टिव। सर्विलांस जितना सुनने में आसान लग रहा है, उतना हम्म। ही डिफिकल्ट है। इसलिए ये कैसे? तो उसमें पेशेंट जो है मोटिवेटेड होना चाहिए कि भाई हम्म। ऐसा ना हो कि हमने उनको कहा कि आपको 1 महीने के बाद दिखाने आना है, हम हम्म। आपको चेक करेंगे, और वो हम्म। फिर वो 3 महीने के बाद आए, 6 महीने के बाद आए। तो अच्छा, ऐसा पेशेंट होता है? मोटिवेटेड होता है। बहुत सारे पेशेंट हमारे गांव से पेशेंट आते हैं बेचारे, आई एम श्योर। और वो लोग फिर उनको समझ नहीं पाते या जो भी प्रॉब्लम है। हम्म। तो उन पेशेंट्स में जिनको हम लोग को अभी तुरंत ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, वी हम्म। कैन देम इन फॉलो अप। बट उनको फिर ये मोटिवेशन होना चाहिए कि जैसे ही कोई सिम्टम आएगा, या जैसे ही डॉक्टर को, कोई भी ट्रीटिंग डॉक्टर, उसको हम्म। लगेगा कि भाई ये आपको ट्रीटमेंट अब तुरंत शुरू करने की आवश्यकता है, तो दे हम्म। शुड बी मोटिवेटेड इनफ कि हमको तुरंत ट्रीटमेंट शुरू करना है। तो हम्म। लोग बोलते हैं वेटफुल वॉचिंग। वेटफुल वॉचिंग का मतलब है कि हम एक्टिव हैं, हम ओके। तैयार हैं कि हम अभी तो हम्म। ट्रीटमेंट नहीं कर रहे हैं, लेकिन जिस दिन जरूरत पड़ेगी उस दिन तुरंत शुरू करेंगे। तो इसमें हम्म। डॉक्टर मोटिवेटेड होना चाहिए और पेशेंट भी। अच्छा, हाँ, ये इस मेरा अगला सवाल डॉक्टर अभिषेक आपसे इसी पर है। मुझे बताइए, क्योंकि आपके पास अगर ऐसा पेशेंट आता है तो आप उससे कैसे डील करते हैं? क्योंकि कहा जाता है ना कि अगर आप इतनी गंभीर बीमारी से अगर जूझ रहे हैं तो डॉक्टर आपका इलाज तो कर रहा होता है, लेकिन आपका साथी बन जाता है, एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट आपका फ्रेंड भी बन जाता है। आप कैसे डील करते हैं ऐसे केसेस में? सो आई थिंक इट्स ऑल द, शायद लक्ष्मी से ज्यादा सरस्वती का इंपॉर्टेंस है हम लोग की लाइफ में। और ओके। वो चीजों को समझना जरूरी है हम्म। कि आपको वो स्किल डेवलप करना पड़ता है ओवर द पीरियड ऑफ हम्म। टाइम। आप अपने प्रैक्टिस में ये चीज सीखते हो कि पेशेंट को कैसे हम अपनी बातों को सरल भाषा में समझा पाए, क्योंकि हम्म। आप समझा नहीं पाओगे पेशेंट को, हम्म। और वो पेशेंट समझ नहीं पाया, और जो फॉलोअप के लिए आपने बुलाया और वो आ नहीं पाए, सो दैट इज अ हम्म। विंडो वेयर यू विल बी लूजिंग अ पेशेंट जिसको आप क्योर कर सकते थे, वो आप लूज करने वाले हो। तो हम्म। अगर पेशेंट का कंप्लायंस बेहतर है, कंप्लायंस का मतलब होता है उसका, एक तो पढ़ा लिखा पेशेंट हो, हम्म। मोटिवेट हो, फैमिली का सपोर्ट हो, और वो हम्म। समझते हैं कि नहीं नहीं डॉक्टर ने बोला है कि हमको जाना है, तो रिलीजियसली अगर वो फॉलो कर रहे हैं, तो उन पेशेंट्स में ये एक्टिव सर्विलांस का रोल है। एंड हम्म। लगता है कि पेशेंट को ना, इट इज माई प्रैक्टिस, आई हैव सीन दैट कि काउंसलिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। वट एवर हम्म। यू आर ट्राइंग टू ट्रीट और पेशेंट, हम्म। पेशेंट इन्फॉर्म्ड इनफ। आप पहले से हम्म। बता के रखते हैं उसके साइड इफेक्ट, उसके प्रॉस एंड कॉन्स। पेशेंट का ये राइट है कि उसको हर चीज का पहले से पता हो, क्या उसका ट्रीटमेंट है, उसके क्या गोल हैं, हम उसको कैसे ट्रीट करेंगे, क्या फॉलोअप करने वाले हैं, कैसे उसको हम लोग ऑब्जर्व करने वाले हैं या ट्रीट करने वाले हैं। हम्म। पेशेंट शुड बी नोइंग एवरीथिंग बिफोर स्टार्टिंग द प्लान ट्रीटमेंट। मेरा अगला सवाल ना इसी पे, क्योंकि मैं अब आपसे ये समझना चाह रही हूँ कि आपको कोई ऐसा पेशेंट याद है डॉक्टर अभिषेक जो आपके सामने आया हो, आपने उनको ट्रीट किया हो और आपको अभी तक याद हो, या तो कोई आपको ऐसा चमत्कार लगा हो? क्योंकि कई बार कंडीशन देख के आपको भी मालूम हो जाता है ना कि ये बहुत खराब हो चुकी है कंडीशन, लेकिन आपको याद हो कि कोई चमत्कार हो गया हो, ऐसा कुछ आपकी मेमोरी में अगर है? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। हम्म। मैं प्रोस्टेट के बारे में नहीं, बट आई कैन शेयर यू वन पेशेंट ओके। वाज माय पेशेंट एट टाटा वाराणसी। जब मैं टाटा वाराणसी में, आई वाज डिपार्टमेंट हेड देयर इन मेडिकल ऑन्कोलॉजी, एंड दैट पेशेंट वाज अ पेशेंट ऑफ कोलॉन कैंसर। एंड कोलॉन ओके। कैंसर का स्टेज 4 पेशेंट था, यंग हाँ। पेशेंट, ही वाज 34। हम्म। आई कैन टेल हिज नेम आल्सो, बट हम्म। आई थिंक कॉन्फिडेंशियलिटी इज important.
सो दैट वाज माय पेशेंट, संजय नाम था उसका। एंड ओके। उस पेशेंट को हमने ट्रीट किया, एंड लाइक मुझे भी लग रहा था कि यार कुछ इसमें आएगा नहीं फायदा। वी गेव हिम कीमोथेरेपी, देन आई शिफ्टेड टू लखनऊ। मैं लखनऊ आ गया, एंड देन दिस पेशेंट वाज फ्रॉम लखनऊ, ही स्टार्टेड फॉलोइंग मी हियर। उसके ओके। फ्रेंड्स जो है उसको हेल्प करते थे, देवर द सम एनजीओ चलाते थे और वो लोग हेल्प कर रहे थे। सो उस टाइम पे एक नया रिसर्च आया था, दैट वाज द इम्यूनोथेरेपी। इट वाज, आई एम टॉकिंग अबाउट 1819 की बात कर रहा हूं मैं। ओके। एंड उस टाइम पे इम्यूनोथेरेपी आया था, तो उसको मैंने बोला कि यार देखो ये है, अगर ये लकी रहा, मैं लकी रहा और इसका ये टेस्ट पॉजिटिव आया, तो वी कैन गिव दिस ट्रीटमेंट टू दिस पेशेंट। ओके। एंड टू माय सरप्राइज दिस पेशेंट वाज, जिसमें 8% पॉजिटिविटी आती है एमएसआई हाई होने का, संजय वाज पॉजिटिव फॉर दैट। वी गेव हिम इम्यूनोथेरेपी, एंड फॉर पास्ट 3 years ही इज ट्रीटमेंट फ्री एंड क्योर्ड फ्रॉम ओके। स्टेज 4 कोलॉन पूरी तरह से कैंसर। जा चुका है। पूरी तरह से जा चुका है। सो अच्छा, दैट इसी इज, में मेरा मेरा डॉक्टर अभिषेक आपसे अगला सवाल है कि ये भी चांसेस होते हैं क्या कि आपने ट्रीट कर दिया, आप वो कैंसर चला गया लेकिन फिर आ जाए, ऐसा भी होता है? यस, ये पॉसिबल है कैंसर में, स्पेशली जब स्टेज 4 की हम बात करते हैं। तो स्टेज 4 में कैंसर वापस आने के चांसेस रहते हैं। एंड दैट कैंसर का रिकरेंस जो है वो इसलिए होता है क्योंकि देर आर सीडलिंग्स, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जो बॉडी में अलग अलग जगह पे रहते हैं, जो दिखते नहीं है, जो कि हम लोग पेट स्कैन भी करें तो नहीं दिखते। तो हम्म। मेनली जो स्टेज 4 में वापस बीमारी आने का जो चांस होता है, वो उन्हीं छोटे छोटे स्मॉल सेल्स की वजह से होता है। और ओके। स्पेशली ये प्रॉब्लम है स्टेज 4 कैंसर का। स्टेज 4 को हम लोग क्योर नहीं कर सकते, वी कैन हम्म। ओनली कंट्रोल द डिजीज, वी कैन नॉट क्योर इट। लेट्स कम टू द टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, दैट इज प्रोस्टेट कैंसर। हम्म। प्रोस्टेट कैंसर में बहुत अच्छी बात यह है कि हम्म। चौथा स्टेज होने के बाद भी वी कैन गिव अ वेरी गुड कंट्रोल टू द पेशेंट्स, एंड दे कैन बी नियर टोटल क्योर, हम लोग उसमें कर सकते हैं इवन इन द स्टेज 4। दैट्स रियली नाइस। और अब तो धीरे धीरे लोग समझ भी रहे हैं, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आज आपको सुन के जो लोग, जैसे मुझे भी बहुत ज्यादा अगर नहीं पता था, तो मुझे आपसे बात करके बहुत कुछ नया पता चला है। आखिर में मेरा आपसे सवाल है, कुछ आप ऐसा खास तौर पर, चूंकि हम आज पुरुषों की ही बात कर रहे हैं, कुछ आप ऐसा कोई मैसेज आपकी तरफ से, आपका इतना एक्सपीरियंस अब हो गया, कुछ आप कहना चाहते हैं आखिर में? मैंने अपना मैसेज सबसे पहले ही दे दिया कि सबसे बड़ा धन हम जो अर्जित कर सकते हैं अपनी लाइफ में, वो स्वास्थ्य है। तो स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहें। हम्म। कुछ कुछ ऐसी जहरीली चीजें हैं जो हम जिसका सेवन कर रहे हैं, स्पेशली हमारे राइट। पुरुष वर्ग कर रहे हैं, हम्म। तंबाकू का सेवन। और हमने बहुत यंग पेशेंट्स को देखा है इस तंबाकू की वजह से कैंसर होते हुए। राइट। डेफिनेटली इट इज गोइंग टू हार्म आवर सोसाइटी, और अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जो कि हम्म। यंग एज में उनको तंबाकू खाने का लत लग जा रहा है, एंड दे आर सफरिंग विद कैंसर। सो हमको हम्म। सोसाइटी में एक हेल्दी मैसेज ये देना है कि हम्म। कैंसर इज क्योरेबल, इट इज क्योरेबल इफ इट इज डायग्नोज्ड अर्ली। राइट। अनफॉर्चुनेटली 70 to 80% जो पेशेंट हैं, दे आर हम्म। कमिंग इन एडवांस स्टेजेस। सो अगर हम्म। कुछ भी ऐसा सिम्टम जो कि कैंसर का एक लक्षण हो सकता है, उसको नेग्लेक्ट ना करें, उसको आप डॉक्टर को दिखाएं, उसको ट्रीट करने के लिए आगे बढ़ें, और ट्राई टू हेल्प अस टू इरेडिकेट दिस डेडली डिजीज। और कुछ कुछ जो मैंने आपको डाइटरी चेंजेस और लाइफ राइट। स्टाइल बताए, जैसे कि आप जंक फूड ना खाएं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का सेवन करें, खूब सारा हाइड्रेशन रखें, पानी खूब सारा पिएं, वॉक करें, या कुछ भी एक्सरसाइज जो आप कर सकते हैं अपने डेली रूटीन में जरूर लाएं उसको। एंड प्लीज स्टॉप टेकिंग अल्कोहल एंड टोबैको, दे आर दैट्स रियली डेफिनेटली ड्रग। इम्पोर्टेंट। Yes. So that is the only message I want to give to all the viewers, and that is all I have to tell. थैंक यू सो मच, योर मैसेज इज गोइंग टू मोटिवेट अ लॉट ऑलरेडी। आपने बहुत सारी चीजें बता दी हैं। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस टुडे, डॉक्टर अभिषेक कुमार सिंह। आपने बहुत सारी चीजें ऐसे बताई, और खासतौर पर प्रोस्टेट कैंसर की जब हम बात करते हैं तो लोगों को अभी भी धीरे धीरे पता चल रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि ये जो इनिशिएटिव है हमारा, अवेयरनेस इस कैंसर को लेकर लाने में, वो कामयाब होगा, लोगों को और पता चलेगा। थैंक यू सो मच। Thank you so much. Thank you. थैंक्स।